Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. जैसे कि आप सभी को पता है आप लोगों के एग्ज़ाम हैं कुछ ही दिनों में। बैंकिंग एग्ज़ाम भी हैं, इसके अलावा एसएससी एग्ज़ाम भी हैं, रेलवे एग्ज़ामिनेशंस भी हैं और सभी एग्ज़ाम्स में एक टॉपिक बहुत ही कॉमन होता है विच इज़ गवर्नमेंट स्कीम एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो सरकार हर महीने कुछ ना कुछ नई स्कीम लेकर आती है या पुरानी जो स्कीम है उनमें कोई एक्सटेंशन करती है। पुरानी जो स्कीम है उसके 1 साल, 10 साल, 11 साल हो जाते हैं तो सेलिब्रेशन किया जाता है और कई सारे पोर्टल और इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाता है। तो आज के सेशन में हम जुलाई से लेकर अक्टूबर मंथ के बीच में जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट पोर्टल्स लॉन्च हुए हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो कई सारी इंपॉर्टेंट स्कीम होंगी, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे, एक छोटा सा प्यारा सा टेबल बना लोगे जहाँ पे लिखोगे नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, नोडल मिनिस्ट्री के अलावा ये सेंट्रली स्पॉन्सर है या फिर सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, और बजट एंड बजट के अलावा इसका एम क्या है, क्यों इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से आप छोटी सी टेबल बना के सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को याद रख सकते हो। पहला तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है कि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हो। बाकी टेबल वाला जो फॉर्मेट है तो ये हैंडी होगा, आप अपने रूम के कमरे में उसको लगा, अपने रूम की दीवार पे उसको लगा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा और भी ज्यादा अच्छा होगा और आपने अपने हाथ से लिखा होगा तो लंबे समय तक याद भी रहेगा। ठीक है, तो सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो आइए स्टार्ट करेंगे हम गवर्नमेंट स्कीम्स। जुलाई से लेकर अक्टूबर मंथ तक की 4 महीने की गवर्नमेंट स्कीम्स है। ठीक है, चलो पहली स्कीम बात करने वाले हैं हम यहाँ पर, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस। पल्सेस का मतलब हमारी दालें, और हम सभी को पता है कि भारत पल्सेस का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत में दालों का उत्पादन किया जाता है। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है लेकिन कंजप्शन भी तो ज्यादा है। जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके घरों में डेली ना डेली दाल चावल तो बनते ही बनते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होने के साथ साथ कंजप्शन भी ज्यादा है। तो हम अपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए हमें दूसरे देशों से दालों को इंपोर्ट भी करना पड़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम पल्सेस में आत्मनिर्भर बन जाएं, इसलिए यूनियन कैबिनेट ने 6 ईयर, कितना, 6 साल का मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस स्कीम की शुरुआत की है। इसका बजट 11,440 करोड़ रुपए है। ये आपके 6 साल मतलब 2025-26 से लेकर 2030-31 तक आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। बजट याद रखेंगे, 11,440 करोड़ रुपीस। पर्पस क्या है, भारत का जो डोमेस्टिक पल्सेस का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है और अपना जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, हमारा टारगेट है 350 लाख टन दालों का उत्पादन करना और भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। प्रोडक्शन टारगेट है 350 लाख टन का, इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और बातें की गई हैं। अब दालों का उत्पादन बढ़ाना है तो, और साथ ही साथ जब उत्पादन होगा तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इसमें शामिल होगा। जो भी दालों का उत्पादन किया जाएगा उनकी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट, तो 1000 मतलब 1000 पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट को भारत में स्टैब्लिश किया जाएगा। और जो भी इन यूनिट को स्टैब्लिश करेगा उसको 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो बात कर लेते हैं, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है, आपको देखने को मिल जाएगा पल्सेस का, दालों का। भारत में तूर दाल, उड़द, मसूर, मूंग और चना दाल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब इन उत्पादन को देखने के लिए हमारे देश में एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1929 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन 1958 में बना था। हमारे देश में एक और संस्था है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जो कि एमएसपी डिफाइन करती है और 22 क्रॉप्स पे हम एमएसपी प्रोवाइड करते हैं। और सॉइल, जो हमारी सॉइल है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत भी 2015 में की थी। तो ये कुछ स्टैटिक है, आप इनको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उडई के बारे में। ठीक है, अब आपका जब जैसे कि आधार कार्ड है, हो सकता है बचपन में आधार कार्ड बना हो, वो छोटी सी प्यारी सी फोटो है,
अब आप बड़े हो चुके हो, 18 साल के हो चुके हैं और आप उस फोटो को अपडेट कराना चाहते हैं, या पापा के नाम में, मदर के नाम में कोई गलती हो गई है, डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में कोई गलती हो गई, तो हम समय समय पर उसका करेक्शन कराते रहते हैं। तो ये जो करेक्शन कराने के लिए जो चार्जेस लिए जाते हैं, उन चार्जेस को चेंज किया गया है, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्ट हो जाएंगे 30 सितंबर 2028 तक। ठीक है। तो उडई हैज अनाउंस अ रिवीजन इन चार्जेस फॉर इट्स आधार रिलेटेड सर्विस, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2028 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें क्या बोला गया है चार्ज? तो पहले जैसे कि मैं अगर मेरा मुझे अपनी फोटो चेंज करानी है, अपना नाम अपडेट कराना है, तो उस केस में चार्ज कितना लगता था? 50 रुपए। लेकिन अब इसको कितना कर दिया है? 75 रुपीज कर दिया है। ठीक है। मतलब वो सर्विसेज जिनके 50 रुपए लगते थे वो 75 रुपए लगेंगे अब। जिन सर्विसेज के पहले 100 रुपए लगते थे, ठीक है, उनके 125 रुपए लगेंगे। और ये बात बोलिए, और जिन सर्विसेज में मतलब फिर 75 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए और 125 से बढ़ाकर 150 करा जाएगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ, यहाँ पे जो उडई ने चार्जेस रिवाइज किए हैं, ये 2 फेज में करेगा। फेज 1 में चार्जेस और फेज 2 में चार्जेस। ठीक है। फेज 1 जो है वो 2025 से 2028 तक होगा, ये फेज 1 है। और फेज 2 जो है वो 2028 से 2031 तक होगा। फेज 1 में क्या किया जाएगा, जिन सर्विसेज के चार्जेस 50 रुपए हैं उनको बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया जाएगा। जिन सर्विसेज के चार्जेस 100 रुपए हैं उनको बढ़ाकर 125 रुपए कर दिया जाएगा। फेज 2 में अब ये जो 75 रुपए हो चुके हैं चार्ज, इसको बढ़ाकर 90 रुपए किया जाएगा। और 125 रुपए को बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 150 रुपए, 150 रुपी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से चार्जेस को रिवाइज किया जा रहा है। फेज 1 और फेज 2 में मैंने आपको दोनों में रिवीजन बता दिया है। ठीक है। इसमें लिखा है फॉर चिल्ड्रन जिनकी एज 5 to 7 ईयर्स है, और टीन एजर जिनकी एज 15 से 17 साल है, उनको जो बायोमेट्रिक वो अपडेट कराते हैं, क्योंकि बच्चों के मतलब हम बचपन में छोटे में बायोमेट्रिक हमारे जो थम थम वगैरह के इम्प्रेशन है वो थोड़े से अलग हैं। और हम जब एडल्ट हो गए तो उसमें हमें चेंजेस कराने होते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है। और अदर कैटेगरी अगर वो बायोमेट्रिक अपडेट कराना चाहती तो 125 रुपए लगेंगे, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, जिस तरीके से पुराने तरीके से अपडेट होती थी वैसे ही अपडेट होगी, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि चार्जेस में क्या चेंजेस हुए हैं। डन। इसके अलावा कुछ और बातें भी मेंशन की गई हैं। क्या किया गया है? फॉर रेसिडेंट ऑप्टिंग फॉर होम एनरोलमेंट सर्विस, अब कोई व्यक्ति है जो आपके जो लोक सेवा केंद्र है जहाँ पे आधार अपडेट हो रहा है वहां तक नहीं जा पा रहा है और उसको घर की सुविधाएं चाहिए है, तो उस केस में आधार उडई ने क्या कहा है कि हम 700 रुपीज यहाँ पर लेंगे अगर हम आपको होम एनरोलमेंट सर्विसेज देते हैं, ये बात बोली गई है। ठीक है। पहला मतलब, और कोई घर है, उस घर में 2 पर्सन है जिन दोनों लोगों को एनरोलमेंट कराना है, तो अगर आप सेम एड्रेस पे सेम घर पे रहते हो तो पहले व्यक्ति का 700 रुपए लगेगा और दूसरे व्यक्ति का 350 रुपीज यहाँ पर लगेगा, ये बात बोली गई है। ये होम एनरोलमेंट चार्जेस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्टिफाइड राइस स्कीम के बारे में। याद कीजिए कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में मैंने आपको सिखाया था कि हरियाणा राज्य से जो राइस है, हरियाणा राज्य से जो भी फोर्टिफाइड राइस है उनको कोस्टारिका और पापुआ न्यू गिनी हमने भेजा है, एक्सपोर्ट किया है। ये बातें कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताई थी। अभी क्या न्यूज़ चल रही है कि फोर्टिफाइड राइस स्कीम को 2028 तक बढ़ा दिया गया है और इसके लिए 17,082 करोड़ रुपीस की गवर्नमेंट फंडिंग की गई है। ठीक है। जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन कैबिनेट का ये फैसला आया है कि जो फोर्टिफाइड राइस स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसको दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। और ये सेंट्रल, इसकी जो फंडिंग होगी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगी, 17,082 करोड़ रुपीस। फोर्टिफाइड राइस जो है उसमें आप कह सकते हो कि विटामिन B12 हो गया है ना, और आपके जो फॉलिक एसिड हो गए उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो जो माल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, ठीक है, उससे निजात पाने में मिलती है मदद। इसकी नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करती है। और इसके जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है कि फोर्टिफाइड राइस कैसे बनाया जाएगा, उसमें कितनी कौन सी मात्रा रहेगी, तो इसके जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को डिसाइड करता है फसई। फसई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो फोर्टिफाइड राइस स्कीम की शुरुआत पायलट बेसिस पे 2019 में हुई थी। उसके बाद इसे नेशनल, पूरे नेशनल लेवल पे कवरेज 2022 में मिला था।
ठीक है, और फोर्टिफाइड राइस क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट कहानी समझते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। तो याद कीजिए जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन हुआ था, जो जो आपके दिहाड़ी मजदूर है या फिर जो आपकी रेडी लगाते हैं या आपके जो स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेला में दुकानें लगा रहे हैं, तो उन सब के मतलब जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे, उनके लिए एक स्कीम शुरू की गई थी, पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, अब इस स्कीम को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन किया है पीएम स्वनिधि स्कीम का। पीएम स्वनिधि का मतलब है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। इसको बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2030 तक, और इसके लिए बजट है 7,332 करोड़ रुपीस। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, दोनों मिलके इसको ज्वाइंटली इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इस स्कीम के अंदर क्या किया जाता है, जो भी स्ट्रीट वेंडर है वो अपने बिजनेस को वापस से शुरू करना चाहते हैं, तो इनको क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। तो पहले इंस्टॉलमेंट में 10,000 रुपए दिए जाते थे, इसको बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिए हैं। दूसरे में 20,000 रुपए दिए जाते थे, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिए हैं। और तीसरे में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है, अब उसको वापस से अपना बिजनेस शुरू करना है, तो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर पहले इंस्टॉलमेंट में वो 15,000 रुपए तक का लोन ले सकता है। अगर आपने उसे सही समय पर लौटा दिया तो आप दूसरे टर्म के लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो आप 25,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। और फिर आपने वापस से रिटर्न कर दिया टाइमली, तो आप फिर तीसरी टर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हो और 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की है। इसके अलावा जो भी ऐसे स्ट्रीट वेंडर हैं जो यूपीआई को, डिजिटल पेमेंट्स को क्या कहते हैं, एक तरीके से प्रमोट करते हैं, तो उनको कैशबैक और इंसेंटिव भी दिए जाएंगे 1,600 रुपए, 1,600 रुपीज तक के। इसका कवरेज जो है वो आपको टाउन में, इसके अलावा जो प्री अर्बन एरियाज हैं उनमें भी दिया जाएगा। स्पेशल फोकस जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स, मार्केटिंग, हाइजीन, इन सब पर रहेगा। इनिशियली पीएम स्वनिधि स्कीम को 1 जून 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी जो स्कीम है ये बहुत ही पावरफुल स्कीम है, इसे कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसे पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड 2023 में मिला था फॉर इनोवेशन। सिल्वर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग के लिए भी 2022 में से अवार्ड मिल चुका है। now बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉन्चेस वन टाइम ऑप्शन टू शिफ्ट फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। अब जो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम से नेशनल पेंशन स्कीम में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए वन टाइम ऑप्शन अवेलेबल कराया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने। ये स्विचिंग फैसिलिटी है। The facility allow employee who have opted for UPS and to switch to the NPS। UPS ज्वाइन किए हैं और NPS में स्विच होना चाहते हैं, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। NPS में आने के बाद वापस UPS में स्विच नहीं मिलेगा। UPS से NPS में स्विच हो रहा है, NPS से UPS में वापस स्विच नहीं होगा। ठीक है, और ये स्विच आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 1 साल से पहले। और सॉरी, आपका जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट से 3 महीने पहले तक ही आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट से 3 महीने पहले तक ही आप ये स्विच कर सकते हैं, इस बात को याद रखना है। ठीक है, एलिजिबल कौन है? तो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर यूपीएस के बारे में बात करें तो यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, इट प्रोवाइड अश्योर पे आउट अपॉन रिटायरमेंट। तो जो यूपीएस है उसमें अगर आपने अपनी सर्विसेज 10 साल तक दी है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको मंथली पेंशन बिल्कुल 100% मिलेगी अगर आप 10 ईयर्स तक सर्विसेज यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें डन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनपीएस के बारे में, तो एनपीएस स्कीम 1 जनवरी 2004 की थी। ठीक है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, और ये प्राइवेट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के लिए है, और वॉलेंट्री है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही करना है। ठीक है, इसको रन करने का काम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस फॉर न्यू गवर्नमेंट रिक्रूट एग्जेम्प्ट आर्म फोर्सेस के लिए, मतलब इसको पहले 2004 में जब लाया गया था तो आर्म फोर्सेस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन 2009 में इसे सभी लोगों के लिए कर दिया गया। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 साल से 70 साल के बीच में है वो एनपीएस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है।
नेक्स्ट बात करेंगे 11 ईयर ऑफ पीएम जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको हम शॉर्ट में PMJDY भी कहते हैं। मैं शॉर्ट नेम इसका इसलिए बता रही हूँ कि रिसेंटली एग्जाम में इसका एब्रीविएशन पूछा गया था, पूरा नाम पूछ लिया जाता है, कई बार स्कीम शॉर्ट में मेंशन होती है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 साल हो चुके हैं और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूसिव प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इस योजना के अंदर जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं हैं उनको बैंक अकाउंट ओपन कराया जाता है और लगभग 56 करोड़ बैंक अकाउंट पीएम जनधन योजना के अंदर शुरू किए गए हैं। इसका पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, लोगों के अंदर सेविंग और डिपॉजिट हैबिट्स को इम्प्रूव करना। ठीक है। और इस स्कीम की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुई थी। देखिएगा, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं ना, उसमें 2014 सन जो है वो आपको हर एक लाइन में देखने को मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से आजकल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा फोकस डेट पे भी करो कि पर्टिकुलर डेट कौन सी है। तो 28 अगस्त 2014 में पीएम जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंदर नो मिनिमम बैलेंस, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाए जाते हैं, जिसे हम पीएम जनधन योजना के अकाउंट्स कहते हैं। इसके अलावा फ्री डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर किया जाता है। ठीक है। डन। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 रुपए तक की मिलती है। तो ऐसे कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम गवर्नमेंट अप्रूव मेरिट स्कीम। अभी मेरिट स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई है, तो मेरिट का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। मतलब एजुकेशन से संबंधित आपको ये मेरिट स्कीम देखने को मिल जाएगी। ठीक है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कैसी स्कीम है ये? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और 4,200 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है 5 ईयर्स के लिए। इसके अंदर क्या किया जाएगा? इस स्कीम के अंदर हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा। ये स्कीम 2025-26 से लेकर 2029-30 तक आपको देखने को मिल जाएगी। और वर्ल्ड बैंक भी इस स्कीम को सपोर्ट कर रहा है। तो याद रखेंगे, मेरिट स्कीम को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है और 2100 करोड़ रुपीज जो है वो वर्ल्ड बैंक का ही असिस्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके टारगेट है हमारे जो देश के एनआईटी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं, वो सभी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। इतनी चीजें इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और हमारे देश की जो रेगुलेटरी बॉडी है जैसे कि AICTE, इस सबको मैनेज करेगी। इसका पर्पस है हमारे जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको डिजिटल करना। हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एनआईटीज हैं, पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस हैं, उनको हमें क्या करना है? डिजिटल करना है। ठीक है। रिसर्च कैपेबिलिटी बच्चों में इन्हांस करनी है, इसलिए वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट कर रहा है इस प्रोग्राम को। तो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अभी अभी आप लोगों के पेपर है, तो पेपर से पहले हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कहीं हमें कंपाइलेशन मिल जाए और हम पूरा डेटा याद कर पाए। तो अक्टूबर मंथ में जितनी भी बैंकिंग इनिशिएटिव्स हुए थे, आरबीआई के सर्कुलर आए थे, कोई नया बैंक का मर्जर हुआ है या एक्विजिशन हुआ है, तो वो सारी कहानी यहाँ पे एमसीक्यू के साथ प्लस कंप्लीट थ्योरी के साथ अवेलेबल है। बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन अक्टूबर मंथ पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, केवल 25 रुपए में अवेलेबल है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन में डाउनलोड हो जाता है। फिर कंट्रोल पी की मदद से आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कल एक बच्चे का डाउट था कि इसका प्रिंट आउट कैसे निकालें, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप बिल्कुल से एप्लीकेशन में डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है, 1 साल की वैलिडिटी के लिए है, केवल 25 रुपए में है। करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और पेड नोट्स वाले सेगमेंट पे जाओगे तो ये सभी मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी। एंड दिस इज रामबाण, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन। अगर किसी ने भी ये 6 महीने की मैगजीन कर ली तो यहाँ से ही आपके सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन जाने हैं। ठीक है। बस कंडीशन है कि आपने इसे कंप्लीटली पढ़ा हो और रिवाइज किया हो। ओके। चलिए अब बात करेंगे मनरेगा के बारे में। मनरेगा का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, मुझे अच्छे से याद है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा गया है।
मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनरेगा के अंदर एक नई कैटेगरी इंसर्ट की है। एक नई कैटेगरी गवर्नमेंट लेकर आई है, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट। The central government has added forest fire management as a new category of job वर्क अंडर द मनरेगा। एक्चुअली मनरेगा स्कीम के अंदर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार दिया जाता है। अब रोजगार में क्या कराया जाता है, जैसे कि सड़क बनवानी है, रोड के अलावा किसी गांव में कुआं बनवाना है, नालियां बनवानी है, साफ सफाई करानी है, मतलब ऐसे कई छोटे बड़े काम होते हैं। तो फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है मनरेगा के अंदर एज अ जॉब कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि फरवरी से मई के बीच में जब ड्राई क्लाइमेट होता है तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है फॉरेस्ट फायर होने का। और जब जो मतलब जिससे क्या होगा, ये यहाँ पे ये जो वर्कर है जिनको काम दिया जाएगा, ये जो सूखे पत्ते गिर गए हैं उनको हटाने का काम, निगरानी रखने का काम करेंगे। इसलिए एज अ वर्क कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है मनरेगा के अंदर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट को। मनरेगा वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है इन द वर्ल्ड। 2005 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहले इसका नाम नरेगा था, फिर 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। इसके अंदर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी भारतीय जिसकी उम्र 18 साल की हो चुकी है, जो कि गांव में रहने वाला व्यक्ति है, गांव का निवासी है और अनस्किल्ड है, तो उसको यहाँ पर इस स्कीम का फायदा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर क्या किया जाता है, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाती है। जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसमें सब्सिडी दी जाती है। तो यहाँ पे 12,000 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो अनाउंस की गई है फॉर FY26। तो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको लीड कर रहे थे और इसमें कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, 300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 300 रुपए की सहायक राशि या सब्सिडी दी जाएगी। 14.2 kg का जो एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदता है उसको 300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, ये बात बोली है। और ये अवेलेबल रहेगी अप टू 9 रिफिल, मतलब 9 बार आप 14 किलोग्राम के एलपीजी गैस सिलेंडर को ले सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे रखा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 मई से, 1 मई से शुरुआत हुई थी 2016 में। तो ये वाली जो डेट है ना, ये थोड़ी सी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है पीएम ई ड्राइव स्कीम। इसको भी 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, इसे 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है मार्च 2028 तक। अब पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट पीएम ड्राइव स्कीम है। इसकी डेडलाइन मार्च 2026 थी, लेकिन इसको 2 सालों के लिए मतलब मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसे रन करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें कहा है आपके पास जो बजट है आप उसी बजट का इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा बजट नहीं मिलेगा। तो इनिशियली जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो 10,900 करोड़ रुपए का बजट था। इसी बजट को इस्तेमाल करने की बात की गई है, एडिशनल बजट यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये स्कीम क्या करती है, हमारे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की परचेज पे सब्सिडी प्रोवाइड करने का काम करती है, चार्जिंग स्टेशन लगाने में सब्सिडी देती है। ठीक है, तो 10,900 करोड़ रुपए बजट है, 2025-26 तक था, 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ये टू व्हीलर जो इलेक्ट्रिक होते हैं, 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक होते हैं, ई बसेज होती हैं, उनको सपोर्ट करता है, चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है सेंटर अप्रूव 2,000 करोड़ रुपए स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बाया एनसीडीसी। एनसीडीसी का मतलब है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको चेयर कर रहे थे और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने कहा है कि जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे देश की और सहकारी संस्थाओं को प्रमोट करने के लिए
हम यहाँ पे 2000 करोड़ रुपए का बजट देते हैं 4 सालों के लिए, 2025-26 से 2028-29 तक। ठीक है, ये इस ग्रांट को एनसीडीसी को दिया गया है। क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है जिससे हम यहाँ पे कॉपरेटिव्स को डेवलप कर सके, सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। फंक्शन है एनसीडीसी विल प्रोवाइड लोन टू कोऑपरेटिव सेक्टर को एनसीडीसी की मदद से ये जो 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। स्टेट गवर्नमेंट की संस्थाएं हो या डायरेक्टली ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, एनसीडीसी 1963 में बना था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर वर्क करता है। नेक्स्ट आता है पीएम मित्र। पीएम मित्र जो है वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, और अभी मैंने आपको बताया था कि सेवन पीएम मित्र पार्क को स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, तो न्यू टेक्सटाइल पार्क अंडर द पीएम मित्र स्कीम टू बूस्ट इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर। इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए पीएम मित्र स्कीम के अंदर 7 न्यू टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे बनाए जा रहे हैं वो देखना है। तो पहला बनेगा तमिलनाडु के वृद्धनगर में, फिर है तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात की नवसारी, कर्नाटका के कालबर्गी, मध्य प्रदेश का धार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के अमरावती में आपको ये पीएम मित्र पार्क देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए 4445 करोड़ रुपए का बजट है। ये 7 इयर्स की स्कीम है जो 2027-28 तक चलनी है। इसके अंतर्गत लगभग 20,000 लोगों को 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा और लाखों के लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। पीएम मित्र का मतलब है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ठीक है, डन। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है, इनिशियली 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, इसके लिए बजट दिया है 6520 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना बजट है? 6520 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को लॉन्च किया गया था 2017 में। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था सप्लाई चेन को मजबूत करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और हमारे देश में जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, जैसे कि टमाटर से केचप बना दिया, तो टमाटर से केचप बनाने के लिए आपको एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लाई गई थी। ये 15 फाइनेंस कमीशन की योजना थी, मतलब जो 2021-22 से 2025-26 तक है, और इसके लिए 6520 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। ठीक है, संपदा का मतलब है यहाँ पे स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। इसको हम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कहते हैं। तो संपदा का भी अलग से एक फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, और एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर कई सारी छोटी छोटी स्कीम्स रन होती हैं। नेक्स्ट है सेतु बंधन स्कॉलरशिप स्कीम। अब देखिएगा, आज भी हमारे देश में बहुत सारे गुरुकुल चलते हैं ना। तो जो ट्रेडिशनल गुरुकुल हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करना, और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी सर्टिफाइड करना, और अगर वो बच्चे किसी आईआईटी इंस्टीट्यूट में जाके रिसर्च करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करना, इसके लिए सेतु बंधन स्कॉलरशिप स्कीम आई है। ठीक है, तो स्टूडेंट हु हैव स्टडी इन ट्रेडिशनल गुरुकुल will now have the opportunity to earn recognized qualification and receive generous scholarship for research at the premium IIT institute under the सेतु बंधन स्कॉलरशिप स्कीम। ये बात इसमें मेंशन की गई है। तो इसका पर्पस है जो हमारे ओल्ड गुरुकुल है उनको मॉडर्न साइंस और एकेडमी के साथ कनेक्ट करना। इसको सपोर्ट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी करेगा। ठीक है, इस स्कीम के अंदर अप टू 65,000 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर कोई गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा किसी आईआईटी में जाके रिसर्च करता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। कितनी मिलेगी? अप टू 65,000 रुपीज पर मंथ। डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में जाके रिसर्च कर रहे हो। ठीक है ना, फिजिक्स है, हेल्थ साइंस है, ग्रामर है, इसके अलावा मैथमेटिक्स है, आर्ट है, एटसेट्रा। इट इज बेस्ड ऑन मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ रिगरस स्टडी इन रिकॉग्नाइज गुरुकुल। अगर आप पिछले 5 सालों से किसी गुरुकुल में स्टडी कर रहे हो, उसके बाद आईआईटीज में स्विच हो रहे हैं, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। आपकी एज
तो 32 ईयर्स से 32 सालों से कम होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पे दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अब हो सकता है गुरुकुल से कोई बच्चा आईआईटी में जा रहा है मास्टर करने के लिए, और हो सकता है दूसरा बच्चा पीएचडी करने जा रहा हो, तो दोनों के लिए स्कॉलरशिप का लेवल अलग अलग होगा। कैटेगरी 1 के लिए 40,000 रुपए तक आपकी फेलोशिप रहेगी और ग्रांट रहेगा 1 लाख रुपए का। और कैटेगरी 2 मतलब जो पीएचडी बचते हैं उनके लिए 65,000 रुपए मंथली स्कॉलरशिप और 2 लाख रुपए तक का ग्रांट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इशू ड्राफ्ट प्रपोजल इंट्रोड्यूसिंग मेजर चेंजेस टू एनपीएस। अब हमारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसके लिए ड्राफ्ट लेकर आया है। कौन लेकर आया है ड्राफ्ट? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें क्या कहा गया है जरा देख लेते हैं। इसमें मेंशन है एग्जिट फ्रॉम एनपीएस विल बी अलाउ आफ्टर 15 ईयर इंडीड ऑफ वेटिंग अंटिल 60 ईयर और द रिटायरमेंट। अब देखो यहाँ पे मेंशन है कि कोई भी इंडिविजुअल जो 18 से लेकर 70 साल के बीच में वो एनपीएस को ज्वाइन कर लेता है। अब मान लेते हैं कि आप 40 साल के और आपने एनपीएस को ज्वाइन किया। ठीक है, आप 40 साल के और आपके एनपीएस को ज्वाइन किया, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब आप 60 के हो जाओगे, जब आपके रिटायरमेंट हो जाएगा, तब आप एनपीएस से एग्जिट कर पाओगे, तब आपको एन्युटी मिलेगी, तब आप अपने पैसे को ले पाओगे। लेकिन नहीं, इन्होंने बोला कि 15 साल में, जरूरी नहीं कि आप 60 साल होने का इंतजार करो। आप अगर 15 साल हो चुके हैं, मतलब अगर मैंने 40 में ज्वाइन किया है, तो जब मैं 55 की हो जाऊंगी तो मैं इसको विड्रॉ कर सकती हूँ। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कहा है कि आपको 60 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप 15 साल के बाद ही एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, ये बात यहाँ पे मेंशन की है। द मैंडेटरी एन्युटी परचेज रिक्वायरमेंट मे बी रिड्यूस फ्रॉम 40% टू 20%। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एनपीएस का इन्वेस्टर हूँ और एनपीएस में मेरा 1 लाख रुपए है। अब इसमें पहले क्या था कि इस 1 लाख रुपए का 40% मुझे एन्युटी में डालना है और 60% का मैं स्टॉक मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। इस लिमिट को रिड्यूस कर दिया है 20%, कि आपको 20% अब एन्युटी में डालना है, बाकी आप 80% आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैंने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया था, मैं 60 साल की हो भी गई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अभी मुझे लमसम पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे जब बाद में जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूंगी। तो अप टू 85 ईयर तक, अप टू जब तक मेरी एज 85 साल नहीं हो जाती, तो अप टू 85 ईयर तक मैं कभी भी लमसम अमाउंट को विड्रॉ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि 60 की हो गई और लमसम अमाउंट हाथ में आ गया, मुझे अभी नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, हो सकता है मुझे 5 साल बाद जरूरत हो सके मुझे 10 साल बाद जरूरत हो, तो मैं तब उसको निकाल सकती हूँ। तो अप टू 85 ईयर तक मैं लमसम अमाउंट को विड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, और पार्शियली विड्रॉ के ऑप्शन भी है 6 बार आप एनपीएस फंड से पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन दो विड्रॉल के बीच में 4 साल का गैप होना चाहिए, 4 ईयर का गैप आपको होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये बात बोली गई है। अब इसमें बोला है वॉलेंट्री एग्जिट। अब मैंने एनपीएस आज ज्वाइन किया, ठीक है, अभी मैंने फॉर एग्जांपल एनपीएस ज्वाइन किया और मैं अब वॉलेंट्री एग्जिट चाहती हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे एनपीएस नहीं चाहिए। तो अगर मेरा जो अमाउंट है, जो मेरा कॉर्पस है, अगर 4 लाख रुपए से कम है, अप टू 4 लाख रुपीज है, ठीक है, तो मैं एग्जिट कर सकती हूँ वॉलेंट्री। पहले अमाउंट था 2.5 लाख। पहले क्या था, अगर आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप एनपीएस से विड्रॉ कर सकते हो वॉलेंट्री, लेकिन इस अमाउंट को बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन अमाउंट अगर 4 लाख से ज्यादा है तो आप फिर वॉलेंट्री कंप्लीटली अपना पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, इतनी बात मेंशन की गई है। फुल विड्रॉ विदाउट एन्युटी विल बी पॉसिबल इफ द टोटल कॉर्पस इज अप टू 12 लाख रुपीज। और जो मिनिमम एज जो है उसको इंक्रीज कर दिया है 75 टू 85 ईयर्स। ठीक, ये बात मेंशन की गई है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अप्रूव ओपनिंग ऑफ 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय। तो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग चल रही थी और यहाँ पे 57 नई केंद्रीय विद्यालय को ओपन करने की परमिशन यहाँ पर दी गई है, जिसके बाद हमारे देश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, डन। तो 57 नए केंद्रीय विद्यालय ओपन किए जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा ओपन किए जाएंगे बिहार में। बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालय ओपन किए जाएंगे। अब इन केंद्रीय विद्यालयों को ओपन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, बजट भी आएगा। तो 5862 करोड़ रुपए का बजट है, आने वाले 9 ईयर्स में हमें ये 57 केंद्रीय विद्यालय सेटअप करने हैं। ठीक है, अब ये जो 57 आपके केंद्रीय विद्यालय है, उनमें से 50 जो है वो स्पॉन्सर होंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो 7 होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्पॉन्सर किए जाएंगे। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है।
करंटली हमारे देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय काम कर रहे हैं, जिनमें से एक मॉस्को में और एक काठमांडू में और तेहरान में भी केंद्रीय विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे, और 57 नए केंद्रीय विद्यालय और ओपन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लॉन्च की गई है NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अश्विनी वैष्णव कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर है जो कि रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखते हैं। इन्होंने NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है नई दिल्ली में। ठीक है, और इसके 5 न्यू सेंटर्स भी लॉन्च किए गए हैं। कहाँ कहाँ पे? एक है मुजफ्फरपुर बिहार में, बालासोर उड़ीसा, तिरुपति आंध्र प्रदेश, दादर नगर हवेली एंड आपका मिजोरम में। बेसिकली ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी हो गई, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी फील्ड है, साइबर सिक्योरिटी है, AI है, डेटा साइंस है, डिजिटल लर्निंग है, उन टेक्नोलॉजी पर ये काम करती है। अगर हम बात करें NIELIT के बारे में, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक ऑटोनोमस आपको ये बॉडी देखने को मिलेगी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो मेन कैंपस है वो रोपर पंजाब में आपको देखने को मिलेगा, और अब इसके अलग अलग भी कैंपस ओपन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना के बारे में बात हो रही है, और इसके अंतर्गत 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। जैसे कि हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे ही हमारे देश में जो भी जिले हैं उनको अगर हम एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है और वहां पर डेवलपमेंट किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को हम ओपन करेंगे और डेवलप करेंगे अंडर द प्राइम मिनिस्टर धन धान कृषि योजना। ठीक है, सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की गई हैं वो उत्तर प्रदेश में की गई हैं, 12, महाराष्ट्र में 9 हैं, MP और राजस्थान में 8 हैं, असम छत्तीसगढ़ में 3 हैं, जम्मू झारखंड उत्तराखंड में आपको 2 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया होगा? जहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो रही हो, है ना, इंटेंसिटी क्रॉप की कम हो, बहुत सारे लोग जो होंगे वो जो BPL के अंदर आ रहे हों, इस तरीके से। लेकिन इस स्कीम के लिए मतलब इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए कोई अलग से बजट अलॉटमेंट नहीं होगा, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट स्कीम्स रन हो रही हैं उनके अंदर ही काम किया जाएगा। इसके अंदर 36 स्कीम्स और 11 डिपार्टमेंट काम करेंगे। ठीक है, ये बात मेंशन की गई है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट की तरह आइडेंटिफाई किया गया है और इसको डेवलप किया जाएगा अंडर द PM धन्य धान कृषि योजना। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना के बारे में, तो ये गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है। यूनियन कैबिनेट ने इसको 16 जुलाई 2025 को लॉन्च किया था और 24,000 करोड़ रुपए का एनुअल बजट देने की घोषणा की थी फॉर द 6 ईयर। मतलब 2025-26 से लेकर 2030-31 तक यहाँ पर ये रन होगा। इसके अंदर 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनको डेवलप करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द PM सेतु स्कीम। PM सेतु का मतलब है प्राइम मिनिस्टर स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अप स्किल्ड ITI। ये आपका PM सेतु स्कीम है। PM सेतु स्कीम के अंदर क्या किया जाता है? वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है जिससे आज की इंडस्ट्री के डिमांड के अनुसार वो काम कर सके और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का आपका बजट है और 1000 ITIs को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और ट्रेनिंग सेंटर तैयार किए जाएंगे। साथ ही साथ 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी अपग्रेड करने का काम किया जाएगा और भारत में 1200 से ज्यादा स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए लेबोरेटरीज को ओपन किया जाएगा। तो जो 5 इंस्टीट्यूट है जिनको अपग्रेड किया जाएगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो भुवनेश्वर में है, चेन्नई में है, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? 400 नवोदय विद्यालय और 200 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में भी हम वोकेशनल स्किल लेबोरेटरी को ओपन करेंगे और ये सभी सेक्टर्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? है ना, सेशन थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो जाए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना सारा डेटा है 4 महीने का, तो लेंथी हो सकता है।
नेक्स्ट बात करेंगे ई नाम एड्स 9 न्यू कमोडिटीज एक्सपांड कवरेज टू 247। ठीक है, ई नाम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो एक तरीके से डिजिटल मंडी की तरह काम करता है जहाँ पे किसान अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको इनाम प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, 2016 में इसकी शुरुआत की थी और एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर कमोडिटीज को बेचने के लिए, एक तरीके से डिजिटल मंडी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पस ये है कि किसानों को सही दाम अपने प्रोडक्ट का मिल सके। इसमें 9 और एडिशनल कमोडिटीज को एड ऑन किया गया है। तो ई नाम पोर्टल पे टोटल जो प्रोडक्ट ऐड है वो 247 आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो 9 नए प्रोडक्ट है वो ये हैं जिनको अभी रिसेंटली एड ऑन किया गया है, आप पढ़ सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, ठीक है, ग्रीन टी है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव एनबीएस रेट फॉर रवि 25-26 फर्टिलाइजर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि रबी का सीजन शुरू हो रहा है, गेहूं की फसल लगना शुरू हो चुका है। अब खाद की जरूरत होती है, फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। तो उस फर्टिलाइजर के रेट डिफाइन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि किसानों को इसमें सब्सिडी दी जाती है। तो द सब्सिडी ऑन पीएनके फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको डीएपी कहा जाता है, एनपीकेएस, जिसको हम नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास सल्फर के नाम से जानते हैं, रबी सीजन 2025-26 के लिए, मतलब 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए फर्टिलाइजर को अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल कराने के लिए इसके रेट को डिफाइन किया गया है। एनबीएस का मतलब होता है न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, जो कि सही दाम पे डीएपी एनपीके जो भी फर्टिलाइजर्स हैं वो फार्मर को एक्सेस करवाती है। इस स्कीम की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 में यहाँ पर की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इसको रन करता है। इसके लिए 2025-26 के लिए अगर आप देखेंगे तो 37,952 करोड़ रुपीस, तो लगभग 38,000 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया गया है। इसके अंदर 28 या 28 ग्रेड्स ऑफ पीएनके फर्टिलाइजर एंड डीएपी को शामिल किया गया है। जो भी मैंने बातें बताई हैं वो स्टैटिक पॉइंट्स में या वन लाइनर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप इनको वापस से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो फोकस कीजिए। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट यूजफुल लग रहा है, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप लोग शेयर करो। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकती हूँ, 1 घंटे लगातार बोल सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप 10 सेकेंड देकर इस वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जितने ज्यादा लोगों के साथ ये पहुंचेगा, ठीक है, जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा और इसका रिस्पॉन्स अगर अच्छा आया, तो मैं आप लोगों के लिए फिर लास्ट 4 मंथ की जो भी साइंस टेक है, लास्ट 4 मंथ की जो भी अवार्ड्स हैं, वो भी मैं लेकर आऊंगी। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि इसका रिस्पॉन्स अच्छा हो, क्योंकि 1 घंटे का मेहनत करो तो उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। रिजल्ट अच्छा नहीं होता ना, तो फिर मन नहीं करता काम करने का। तो बिल्कुल शेयर करो, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट देखिएगा, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, अब उनको भी मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, उनको भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। फिलहाल में हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है वो 3 कैटेगरीज में डिफाइन होती हैं। महारत्न कंपनी होती हैं, नवरत्न कंपनी होती हैं, और मिनी रत्न कंपनीज मिलती हैं। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हम एक चौथी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका नाम है रत्न कैटेगरी। तो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रहा है क्लासिफिकेशन एंड रिवीजन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, और इसके साथ ही रत्न कैटेगरी, एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जाएगी। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, इसके लिए 10 मेंबर की एक कमेटी बनाई जा रही है, और इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? टीवी सोमनाथन। ये लोग 2026-27 के बजट से पहले अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देंगे। क्लियर है? वर्तमान में भारत में 14 महारत्न कंपनी है, 26 नवरत्न कंपनी है, और 74 मिनी रत्न कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएंगी। अब नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो वो कंडीशन यहाँ पर है। ये जो पिक्चर है, ये कई बार मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर चुकी हूँ, और आपको कई बार मैंने बोला है, ये जो कंडीशन है, ये जो क्राइटेरिया है कि मिनी रत्न नवरत्न के लिए, मिनी रत्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नवरत्न और महारत्न के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, किस कंपनी को हम नवरत्न बनाते हैं, कब महारत्न बनाते हैं, तो ये कंडीशन आपको पढ़नी है। आरबीआई ग्रेड बी ने भी इसका क्वेश्चन पूछा था, और आरआरबी एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखेंगे।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंड LC-75 एंड BLC इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर द NPS। अब देखिएगा एनपीएस जो हमारी स्कीम होती है उसमें एक ऑप्शन होता है LC-75। LC-75 का मतलब है जैसे कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और मैं रिस्क ले सकती हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मुझे रिस्क लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, LC-75 ऑप्शन को अडॉप्ट कर लूंगी एनपीएस में। ये केवल पहले प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए था, ठीक है। अब इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कर दिया गया है। इसके अंदर क्या होता है कि मैं अपने इस 1 लाख का 75% जो पैसा है वो रिस्क में लगा सकती हूँ। मतलब स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स को परचेज करने में लगा दिया और 25% पैसा एन्युटी में लगा दिया। ये मेरे पास विकल्प है अगर मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। गवर्नमेंट के लिए नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी LC-75 ऑप्शन को अवेलेबल करा दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे वही मेंशन है, देखेंगे हम। इसको रेगुलेट कौन करेगा? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। स्कीम जी मतलब 100% आप अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा रहे हो जहाँ पे लो रिस्क है और फिक्स रिटर्न है। LC-25 का मतलब है कि आप 25% जो है वो इक्विटी अलोकेट कर रहे हो, और ये जो 25% आपने शेयर मार्केट में लगाया है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ये कम होता जाएगा। 25 से 22 होगा, 22 से 20 होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली 35 से 55 साल के बीच में अपने आप रिड्यूस होने लगेगा। अगर आपने LC-50 अडॉप्ट किया है मतलब आप 50% पैसा अपना शेयर मार्केट में लगा रहे हो, लेकिन एज के साथ ये भी कम होना लगेगा। 35 से 55 जब के बीच में आप होगे तो अपने आप ही 50% से रिड्यूस होके 48, 47, 50 से 40 ऐसा हो जाएगा। BLC मतलब होता है बैलेंस लाइफ साइकिल। अगर आप ज्यादा लंबे समय तक रिस्क लेना चाहते हो तो LC-50 का ही एडवांस वर्जन आपको BLC देखने को मिलेगा। मतलब आप यहाँ पे 50% पैसा अपना स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो और LC-50 में 35 से 55 के बीच में ये कम होना शुरू हो रहा है, लेकिन BLC में ये 45 के बाद कम होना शुरू होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये जो BLC ऑप्शन है ये भी केवल और केवल पहले प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए था, इसको भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अब वैलिड कर दिया गया है। तो BLC और LC-75 अब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एम्प्लॉय के लिए है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्य पोर्टल के बारे में। तो द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। किसका है ये? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। इसको डेवलप करने का काम सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस ने किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। द्रव्य का मतलब है डिजिटाइज रिटाइबल एप्लीकेशन फॉर वर्सटाइल यार्ड स्टिक ऑफ आयुष, ठीक है। इसके अंदर 100 से ज्यादा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उनके अंदर क्या सब्सटेंस है, कितनी क्वांटिटी में कौन सा मटेरियल यूज किया है, वो सारा एक डेटा, एक पोर्टल मतलब एक डेटा यहाँ पे तैयार किया जाएगा। मतलब फ्यूचर रेडी एक डिपॉजिटरी है कि इस कंटेंट का इस्तेमाल करके इस मेडिसिन बनाई है। अगर उसका कुछ नया वेरिएंट बनाना है, लोगों को कंपोजिशन देखना है, तो आप बाद में देख सकते हो। तो एक रिसर्च के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म हो जाएगा और हमारा टारगेट है कि हमारा जो क्लासिकल आयुर्वेदा टेक्स्ट है उसको मॉडर्न साइंस के साथ हमें लिंक भी करना है, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आदर्श युवा ग्राम सभा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है 1100 स्कूल्स में। इसे लॉन्च 3 लोगों ने किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। इन तीनों ने मिलकर आदर्श युवा ग्राम सभा को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। इसके अंदर 600 आपके JNV मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय है, 200 एकलव मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को शामिल किया गया है पहले फेज में। इसके अंदर क्या होगा, जो यूथ होंगे है ना, वो ग्राम सभा में जाएंगे। अब ग्राम सभा में किसी को एक दिन के लिए सरपंच बना दिया, वार्ड मेंबर बना दिया, आंगनवाड़ी वर्कर बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया। कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसी शिकायतें आती है, क्या काम किया जाता है, तो सीखने मिलेगा आपको। मतलब क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, भाषण देना है, स्पीच रेडी करना है, ग्राम ग्राम सभा में जाके उनकी मीटिंग को अटेंड करना है, उनके मुद्दे डिस्कस करने, वेरियस टॉपिक पर डिस्कशन करना है, बजट कैसे तैयार होता है, ये सारे काम यहाँ पर किए जाएंगे आदर्श युवा ग्राम सभा के अंदर, ठीक है। इन दोनों ही कैटेगरी में 9 से 12 साल तक के बच्चे शामिल हैं। पहली चीज, यहाँ पर कैश प्राइज 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा जो जीतेगा, 75 लाख रुपए जो सेकेंड नंबर पे जीतेगा, थर्ड नंबर वाले को 50 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। ये बात मेंशन की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पार्क 4.0 के बारे में। स्पार्क का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, सॉरी
आई एम सॉरी, स्पार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च, ये स्पार्क का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये स्पार्क जो पोर्टल है ये 4th एडिशन है। इसका पर्पस है जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके बीच में साइंस को, रिसर्च को बढ़ावा देना। इसे इम्प्लीमेंट करता है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो स्पार्क किसने बनाया आपको देखना है। अब इसके अंदर 300 BA MS के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनको शामिल किया जाएगा, उनके बीच में रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा और 50,000 रुपए तक की यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है और सर्टिफिकेशन तो मिलेगा ही। अच्छा, ये स्कीम वापस से रिपीट हो गई, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। PM धन धान कृषि योजना ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है अदिति स्कीम फॉर MSME। तो अदिति स्कीम किसके लिए है? याद रखेंगे, MSME के लिए है और 1000 करोड़ रुपए का बजट है। अदिति का मतलब क्या हो जाएगा? असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, ये MSME सेक्टर को, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है, उनको कैटर करता है। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस करने में जिससे उनको मदद मिल सके, है ना। ग्रीन टेक्नोलॉजी को अगर वो अडॉप्ट कर रहे हैं तो लोन सैंक्शन कराना इसका पर्पस है और इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ठीक, नेक्स्ट है सेकेंड फेज ऑफ PM इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है 1 अगस्त को। इसके अंदर 7 लाख लोगों का टारगेट है। ठीक है, अब ये जो PM या प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये स्कीम क्या है। पहली चीज तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की स्कीम है, अक्टूबर 2024 में से लॉन्च किया गया था। इसके अंदर अभी तक लगभग 1.5 लाख बच्चों को इंटर्नशिप दी जा चुकी है। अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती है, इंटर्नशिप दी जाती है, जिससे उनको फ्यूचर रेडी बनाया जा सके। इसका सेकेंड फेज 1 अगस्त को स्टार्ट हो चुका है। द स्कीम एम टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आने वाले 5 सालों में हमको 1 करोड़ युवाओं को क्या करना है? 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। इसके अंदर मंथली 4500 रुपीज स्टाइफिन दी जाती है और एडिशनल 500 रुपये कंपनी देती है अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम। और एक बार का 6,000 रुपये का ग्रांट भी यहाँ पे दिया जाता है अगर आप इस स्कीम के अंदर इनरोलमेंट होते हैं। इनरोलमेंट के लिए कंडीशन क्या है? अगर आपकी एज 21 से 24 ईयर्स के बीच में और आप अनएम्प्लॉयड है या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ कोई फुल टाइम कोर्स वगैरह नहीं कर रहे हैं और एटलीस्ट 10th पास हैं और साथ ही साथ आपने किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट लाइक IIT NIT के साथ ग्रेजुएशन नहीं किया है। ठीक है, और आपके फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम है, 8 लाख रुपए से कम है, तो आप इस स्कीम के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसके अंदर आपको ट्रेनिंग मिलेगी एंड 5,000 रुपीज का आपको स्टाइफन मिलेगा। वन टाइम असिस्टेंट 6,000 रुपए का मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिवैम्प द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम बहुत पुरानी स्कीम है, 2016 में शुरू की गई थी। 2016 की स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। भारत को सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनाना, जो छोटे उद्योग हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सपोर्ट करना और वीमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट करना, इसके लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में लाई गई थी। अब इसे रिलॉन्च किया जा रहा है और रिलॉन्चिंग हुई है सितंबर 2025 में। इसके अंदर जो लोन लिमिट है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दिया जाता था, वो लोन लिमिट को डबल कर दिया है। ठीक है, कितना कर दिया है? 2 करोड़ रुपए फॉर वीमेन एंड ST ST एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, तो जो SC ST वाले हैं और वीमेन हैं उनको लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन यहाँ पर दिया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। क्यों लॉन्च की गई थी? ग्रास रूट लेवल पे हमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है और जॉब क्रिएशन करना है। 2025 तक के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। इसके अंदर महिलाएं, SC ST के लोग शामिल किए गए हैं। ठीक है, डन। एलिजिबल कौन है? कोई भी SC ST और वीमेन एंटरप्रेन्योर है, 18 साल के ऊपर है, कोई भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए एलिजिबल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है।
नेक्स्ट बात करते हैं SASCI स्कीम के बारे में। इसका मतलब है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर टू ग्लोबल स्किल स्कीम। अब जैसे कि हमारे राज्य में भी कई सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस होते हैं, तो उनको हमें इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप करना है जिससे इंटरनेशनल टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट कर सकें। तो ऐसे प्लेसेस को, ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस को इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस स्कीम की शुरुआत की गई है। इसमें लोकल लोगों को भी गाइड किया जाएगा जिससे वो इंटरनेशनल टूरिस्ट को अपने जगह के बारे में, अपने लोकल टूरिस्ट के बारे में बता सकें। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ये स्कीम आपको मिल जाएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंट देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कब तक? मार्च 31 मार्च 2026 के लिए। इसके अंदर आइकॉनिक साइट्स को फोकस किया है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, ब्रांडिंग की जाएगी जिससे विजिटर एक्सपीरियंस एनहांस हो। नेक्स्ट है बीमा सखी स्कीम, इनरोल ओवर 2 लाख वीमेंस। तो बीमा सखी योजना, इसके अंदर LIC एजेंट एक तरीके से बना रहे थे हम गांव की जो महिलाएं थी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे द बीमा सखी स्कीम ऑफिशियली लॉन्च ऑन 9 दिसंबर 2024। 9 दिसंबर 2024 को हमने बीमा सखी योजना को लॉन्च किया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पर्पस है कि रूरल वीमेंस को एम्पावर करना, गांव की जो महिलाएं हैं उनको भी रोजगार के अवसर देना। और इसको इम्प्लीमेंट करता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर बीमा सखी बनाई जाती है, मतलब LIC की आपको पॉलिसी बेचनी है ना, आपको बीमा सखी बनाया जाएगा और इसके लिए आपको पैसा भी दिया जाएगा। तो बीमा सखी आर अपॉइंटेड एज अ महिला करियर एजेंट बाय द LIC। इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड आपको इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये 3 साल के लिए आपको सैलरी भी मिलेगी। पहले साल 7,000 रुपीज पर मंथ, नेक्स्ट ईयर 6,000 रुपीज पर मंथ, और उसके नेक्स्ट ईयर 5,000 पर मंथ आपको सैलरी भी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए 520 करोड़ रुपए का बजट अलॉटमेंट किया गया है। लगभग 2 लाख महिलाएं अभी तक इसमें एनरोलमेंट कर चुकी हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं स्किल इंडिया मिशन के बारे में। तो 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं स्किल इंडिया मिशन के। स्किल इंडिया मिशन को हमने 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2015 का ये मिशन है। इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसके साथ हम अलग अलग कोर्सेज डिजाइन करते हैं। वो बच्चे कोर्सेज करते हैं और उनको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इसमें शामिल है, अप स्केलिंग और रीस्केलिंग इसमें शामिल की जाती है, 5G, साइबर सिक्योरिटी और अलग अलग सेक्टर में दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के बारे में, तो इसके अंदर अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड की जाती है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 14 से 35 साल के बीच में है वो यहाँ पर एनरोलमेंट कर सकता है। 1,500 रुपीज पर मंथ एज अ स्टाइफिन भी दी जाती है और अलग अलग सेगमेंट AI, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन आदि एरियाज में ट्रेनिंग मिलती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। एक सेकेंड दीजिए ना, बस एक जस्ट 1 मिनट। एक 1 अगस्त 2025 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
ठीक है, ये एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव स्कीम है। मतलब आपकी कोई कंपनी है, आप अगर ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे तो आपको बदले में इंसेंटिव भी मिलेगा। इसका पर्पस है आने वाले 2 सालों में 3.5 करोड़ जॉब्स को क्रिएट करना और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। बजट है 99,446 करोड़ रुपीस, तो बहुत बड़ा बजट है 2025 से 2027 के बीच में। ठीक है, अब इसके दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब दोनों पार्ट्स को हम समझेंगे। पार्ट ए जो है वो इंसेंटिव टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है। अब मैं हूँ और पहली बार नौकरी करने जाती हूँ और अपना ईपीएफ अकाउंट ओपन करती हूँ, तो मैं पहली बार एम्प्लॉय हूँ, अपना ईपीएफ अकाउंट ओपन कर रही हूँ, तो मुझे 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में। लेकिन कंडीशन है मेरी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ से कम होनी चाहिए। दूसरा है इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर। अब मेरी कोई कंपनी है, मैं अपनी कंपनी में, जैसे कि मेरी कंपनी की कैपेसिटी है कि मैं 5 व्यक्तियों को हायर कर सकती हूँ, लेकिन मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रही हूँ और मैं और भी 2 लोगों का एक्स्ट्रा हायर करूँ तो मेरी कंपनी को, मतलब मुझे, इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, डन। इतनी चीजें, ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। एटलीस्ट 2 न्यू एम्प्लॉय फॉर फर्म विथ लेस देन 50 एम्प्लॉयज और एटलीस्ट 5 न्यू एम्प्लॉय फॉर फर्म विथ मोर देन 50 एम्प्लॉयज, तो उस केस में यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये आपकी एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव स्कीम है। याद रखना है 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक की स्कीम है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या कंडीशन है, कितना यहाँ पे आपको इंसेंटिव मिलेगा, वो भी मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसके भी 9 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2016 में लॉन्च किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की थी और 9 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा अचीवमेंट ये हुआ है कि हमने जो एमएमआर है, जो मैटरनल मॉर्टलिटी रेट है, उसको 50 बेसिक पॉइंट से डिक्लाइन कर लिया है। पहले 2014-15 में 80 लाख लाइफ, यहाँ पे देखो 130 पर लाख लाइफ बर्थ में माताओं की मृत्यु हो जाती थी। मतलब 1 लाख माताएं जब बच्चों को जन्म देती थी तो 130 माताओं की मृत्यु हो जा रही थी। अब ये डेटा 80 पहुंच चुका है, तो हमने रिडक्शन किया है 50 पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र जो है वो टॉप पर है, मोस्ट वॉलेंटियर रजिस्टर अंडर द स्कीम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वॉलेंटियर महाराष्ट्र में, फिर यूपी और फिर राजस्थान में रजिस्टर हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रतिभा सेतु के बारे में। प्रतिभा सेतु स्कीम यूपीएससी की स्कीम है। अब देखिएगा, मान लेते हैं कोई बच्चा यूपीएससी की लंबे समय से तैयारी कर रहा है। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से समझेंगे। हाँ, यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु स्कीम की शुरुआत की है। ये किसके लिए है? अगर आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो टॉप एग्जाम क्वालिफायर्स के लिए ये स्कीम है। तो यूपीएससी हैज लॉन्च द प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म विद द एम ऑफ हेल्पिंग टॉप परफॉर्मर्स इन इट्स एग्जाम हु मिस द फाइनल सिलेक्शन। अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, आपका प्री निकल गया, मेंस निकल गया, किसी कारण से आप इंटरव्यू में रह गए, तो ऐसे बच्चों को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए जो पब्लिक सेक्टर और अदर जो डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, अदर मिनिस्ट्रीज हैं, अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आपको मौका मिलेगा जॉब करने का। Pratibha Setu will not only provide employment to deserving candidate but also benefit the nation by by channelizing skilled human resources into the various sector। यूपीएससी का फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अजय कुमार इसके चेयरमैन आपको मिल जाएंगे और आर्टिकल 315 में आपको यूपीएससी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, मतलब आरडीआई स्कीम के बारे में। तो यूनियन कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया है आरडीआई स्कीम के लिए, मतलब रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए। ये स्कीम 1 जुलाई 2025 से हमारे देश में है और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और रिफाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है, जिसका पर्पस है हमारे देश में हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और सेल्फ सफिशिएंट बन पाए। The Research Development Innovation Scheme will operate through the two-tier funding structure। टीयर 1 में क्या होगा, स्पेशल पर्पस फंड तैयार किया गया है अंडर द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर। मतलब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसका क्या हो जाएगा, कस्टोडियन हो जाएगा और अलग अलग लेवल पे इस फंड को दिया जाएगा। फंड फ्रॉम द एसपीएफ विल बी अलॉटेड टू द वेरियस सेकेंड लेवल फंड मैनेजर। तो पहला फंड आपका कौन है, एसपीएफ है, और एसपीएफ का कस्टोडियन कौन है, एएनआरएफ इसको मैनेज कर रहा है। अब अलग अलग कंपनीज में मैनेजर होंगे, वो मैनेजर को ये फंड या लोन प्रोवाइड किया जाएगा डेवलपमेंट करने के लिए। और नोडल मिनिस्ट्री कौन हो जाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। तो यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा जो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया गया है फॉर मार्जिनलाइज स्टूडेंट। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके अंदर जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, जो सेमी नॉमेडिक बच्चे हैं, ट्राइबल बच्चे हैं, या एग्रीकल्चर एंड लैंडलेस फार्मर्स के बच्चे हैं, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के बच्चे हैं, और मास्टर डिग्री पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं उनको, और वो भी कहाँ पर परस्यू करना चाहते हैं, विदेश में जाके। एक लैंडलेस फार्मर का बच्चा, जिसके एक भूमिहीन किसान का बच्चा है और वो मास्टर और पीएचडी करना चाहता है विदेश में जाके, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर आया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अंदर हर साल 125 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, लैंडलेस फार्मर या ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के बच्चे होंगे, और उनको भेजा जाएगा फॉरेन कंट्री पढ़ाई करने के लिए। इसमें 30% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा। तो कोई भी बच्चा जिसकी एज 35 साल से कम है वो यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी एक्रेडिटेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी बॉडी ऑफ दैट कंट्री। मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए वो एफिलेटेड होनी चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट से। आप, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% से। और अगर आप मास्टर के अलावा, अगर आप मास्टर आपने कर लिया और पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए यही कंडीशन है कि 60% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्वास स्कीम के बारे में। तो मनसुख मंडाविया जी के द्वारा विश्वास स्कीम की शुरुआत की है। रिसेंटली 238 नंबर की मीटिंग हो रही थी। किसकी मीटिंग हो रही थी? ये CBD की मीटिंग, ठीक है। तो इस मीटिंग में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग हो रही थी तब यहाँ पे विश्वास स्कीम की शुरुआत की है। मतलब यहाँ पे PF से संबंधित, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उससे संबंधित कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, शिकायतें होती हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए विश्वास स्कीम की शुरुआत की गई है। अगला आता है PM अभीम। अभीम का मतलब है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है, ठीक है। इसका पर्पस है हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना। हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में हम नई वैक्सीन बनाएं, नए मेडिसिन बनाएं, नए डिवाइसेस बनाएं। तो उसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की है, जिससे हम फ्यूचर के लिए, कोई डिजास्टर होता है, कोई बीमारी आती है, उसके लिए हम रेडी हो सकें और नई टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें। तो 25 अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। इसे इम्प्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका पर्पस है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैपेबल बनाना कि फ्यूचर में आने वाले पैंडेमिक के लिए हम तैयार हो सकें, ठीक है। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 के साथ भी अलाइन है। 2021 से 2026 के बीच में 64,000 करोड़ रुपए का बजट आपको देखने को मिल जाएगा, और ये हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रही है, ठीक है। डन। नेक्स्ट है महामेडटेक मिशन। महामेडटेक मिशन जो है वो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ICMR, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा रन हो रहा है। महामेडटेक मतलब मेडिकल फील्ड और टेक्नोलॉजी में काम करना, मेडिकल फील्ड में नई टेक्नोलॉजी लाना। तो ऐसे कोई भी स्टार्टअप जो मेडिकल साइंस में काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे फंडिंग दी जाएगी 5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में, ठीक है। ये बोला गया है। स्टार्टअप, MSME, हॉस्पिटल, एकेडमिक, कोई भी मेडिकल साइंस में अगर काम करता है उस केस में, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं 8th पे कमीशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8th पे कमीशन की टर्म ऑफ रेफरेंसेस को अप्रूव कर दिया है, ठीक है। 8th पे कमीशन को हेड कर रही हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई। इसके अलावा यहाँ पर एक पार्ट टाइम मेंबर भी हैं जिनका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुलक घोष। पुलक घोष जो है वो प्रोफेसर आपको मिल जाएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु से। और एक है मेंबर सेक्रेटरी जो कि आपको पंकज जैन मिलेंगे। 18 महीने का समय है। 8th पे कमीशन अपनी रिपोर्ट को देगा। 8th पे कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन होंगी वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। हमारे देश में पहला पे कमीशन 1947 में बना था जिसको हेड कर रहे थे श्रीनिवास, ठीक है, श्रीनिवास जी। और जो 7वां पे कमीशन था वो 2016 में बना था जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस AK माथुर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सचेत। सचेत करना, आगाह करना, पहले से आपको बताना। तो सचेत बेसिकली डिजास्टर वार्निंग प्लेटफॉर्म है। तो डिजास्टर अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म आपको सचेत मिलेगा। इसे तैयार किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए। इसमें रियल टाइम में, ये रियल टाइम में बताएगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है
और इसको डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक मतलब सी डॉट ने, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। ठीक है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, गवर्नमेंट का ऑथराइज सोर्स आपको मिलेगा डिजास्टर की सिचुएशन बताने के लिए। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 600 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ कपास क्रांति या कॉटन मिशन की शुरुआत की है। तो कपास क्रांति मिशन ये कॉटन से संबंधित है। ठीक है, तो कॉटन के कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इसलिए जी किशन रेड्डी के द्वारा 600 करोड़ रुपए का ये बजट लाया गया है, जिससे हम साइंस की मदद से कॉटन का कल्टीवेशन बढ़ा सकें। ठीक है, ये आरडीआई स्कीम है जो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं सोर प्रोग्राम के बारे में। सोर का मतलब है स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे एजुकेशन में, हमारी ट्रेनिंग में, स्कूल लेवल पे, स्कूल के करिकुलम में इसको इंटीग्रेट करना। हमारा टारगेट है कि क्लास 6 से क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में एआई मॉड्यूल को लेकर आया जाए, इसलिए सोर प्रोग्राम लाया है। ये मॉड्यूल अभी टीचर्स के लिए है, फिर बच्चों के लिए भी आएगा। 2025 में जुलाई मंथ में से लॉन्च किया गया है। इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको सपोर्ट कर रहा है। इसके अंदर एआई अवेयरनेस जगाना है अमंग स्कूल स्टूडेंट और एजुकेटर के बीच में, जिससे अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में जो भी ब्रिज है, गैप है एजुकेशन में, उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कोयला शक्ति डैशबोर्ड के बारे में। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस के द्वारा दो नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। एक है कोयला शक्ति डैशबोर्ड और दूसरा है क्लैम पोर्टल। क्लैम का मतलब है कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट पोर्टल। तो कोयला डैशबोर्ड क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल का है। ये क्या है? एक स्मार्ट कोल एनालिटिक डैशबोर्ड है। ये बेसिकली वैल्यू चेन, मतलब जो कोयले की माइनिंग है, माइनिंग से आपने माइन की, कोयले को निकाला, प्रोसेसिंग किया और उसको आप मार्केट तक लेकर आए, तो ये पूरी चेन को, ये जो माइन से मार्केट तक की चेन है उसको ट्रांसपेरेंट बनाना, हर एक लेवल पे मॉनिटर करना है ना। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कोयला शक्ति पोर्टल को तैयार किया है रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए, है ना। और कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसका क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए। क्लेम पोर्टल क्या है? अब कहीं पे हमें कोयले के रिजर्व मिले, हमें माइनिंग शुरू करनी है, तो माइनिंग शुरू करने के लिए वहां पर जो हैबिटेशन होगा, वहां पे जो लोग रह रहे होंगे उनको हटाना होगा, है ना। उनके लिए रीसेटलमेंट करना होगा, नए घर देने होंगे, कंपनसेट करना होगा। तो इन सारी चीजों के लिए क्लेम पोर्टल तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये वही बात है, एंड टू एंड डिजिटल वर्क फ्लो, सेंटर रिपोजिटरी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय इनिशिएटिव। एपेडा ने भारतीय इनिशिएटिव की शुरुआत की है हमारे देश के 100 से ज़्यादा एग्री फूड स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा ने लॉन्च किया है भारतीय इनिशिएटिव, जो कि सपोर्ट करता है 100 एग्री फूड स्टार्टअप को, और टारगेट है 50 बिलियन एग्री फूड एक्सपोर्ट बढ़ाना बाय द 2030। भारतीय का मतलब है भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलेंट एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? 100 एग्री फूड और एग्री टेक स्टार्टअप को सपोर्ट करना। हमारा जो एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर का वो 50 बिलियन तक बढ़ाना 2030, $50 बिलियन 2030 तक। इसके अलावा एग्री फूड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड लॉजिस्टिक में काम करना। ठीक है, इन 100 स्टार्टअप को अपेडा की वेबसाइट से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिनको हम ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट, उनको एक्सपोर्ट रेडी तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कैबिनेट अप्रूव 1500 करोड़ रुपी इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इन द कंट्री। तो वो सभी हमारे देश की फैक्ट्रीज जो कि क्रिटिकल मिनरल को रिसाइकिल कर रही हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन खराब हो गए, लैपटॉप खराब हो गया, हमने बेच दिया, डस्टबिन में डाल दिया, तो उसके अंदर कई सारे क्रिटिकल मिनरल होते हैं, उनकी रिसाइकलिंग करने का काम जो भी करेगा उनके लिए 1500 करोड़ रुपए तक का मतलब इंसेंटिव प्लान लेकर आई है। तो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग चल रही थी, 1500 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया है टू बूस्ट रिसाइकलिंग कैपेसिटी फॉर एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग क्रिटिकल मिनरल फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, जिससे हम भारत में क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में भी काम कर सके। ये जो स्कीम है वो 6 सालों के लिए होगी, 2025-26 से 2030-31 के बीच में। इसके अंदर रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी, इन सबको शामिल किया जाएगा।
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है वो यूनियन कैबिनेट का मिशन है। 29 जनवरी 2025 में 34,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ और 7 ईयर के साथ इसे लॉन्च किया गया था। इसके अंदर जो जैसे कि कोई फैक्ट्री लगाता है क्रिटिकल मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो इसके लिए फैक्ट्री लगाने के लिए आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, तो 20% तक की सब्सिडरी आपको मशीनरी में और प्लांट लगाने में दिया जाएगा। जो डेली वर्क होते हैं, ऑपरेशनल जो कॉस्ट होता है, उसके लिए 40% तक की सब्सिडरी यहाँ पर दी जाएगी। सब्सिडरी की जो लिमिट है वो मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए, बड़ी यूनिट्स के लिए 25 करोड़ रुपए, छोटी यूनिट्स के लिए आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब पीएम मोदी ने बिहार राज्य में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ की शुरुआत की है, ठीक है, और इसके लिए 105 करोड़ रुपए दिए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बिहार गए नहीं थे, उन्होंने वर्चुअली बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की है, इसे इनॉग्रेट किया है। इसका टारगेट क्या है? जो रूरल वीमेन है, जो महिलाएं रहती हैं बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में, उनको क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड कराना। दिस सोसाइटी विल बी ऑपरेटेड विद फंडिंग फ्रॉम बोथ गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं रहती हैं वो अपनी आजीविका का साधन देखना चाहती है, नया कुछ काम शुरू करना चाहती हैं, तो इस संघ में आके लोन के लिए अप्लाई करेंगी और उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने 105 करोड़ रुपए इसमें ट्रांसफर भी किए हैं, ठीक है। 2 सितंबर 2025 में लॉन्च किया है, जिसमें लो इंटरेस्ट पे लगभग 20 लाख बिहारी महिलाओं को लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा आदि संस्कृति की शुरुआत की गई है, जो कि वर्ल्ड का पहला डिजिटल ट्राइबल प्लेटफॉर्म है। तो आदि संस्कृति क्या है? आदि संस्कृति वर्ल्ड का पहला डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर ट्राइबल आर्टिफैक्ट। अब ट्राइबल्स के द्वारा कई सारे आर्ट वर्क किए जाते हैं, उनको देखने के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनको समझने के लिए, उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को शेयर करने के लिए और उनके प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस तक पहुंचाने के लिए आदि संस्कृति की शुरुआत यहाँ पर की गई है। आदि संस्कृति इज बीइंग डेवलप्ड इन द क्लोज पार्टनरशिप विद स्टेट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके साथ इन्होंने तैयार किया है। इसके अंदर आदि वाणी इनिशिएटिव है, आदि यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, आदि संपदा, आदि हाट लगाए जाएंगे, ये सारा काम किया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है बिहार में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली नेशनल मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की है? पूर्णिया, बिहार में की है। इससे मखाना सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और गवर्नमेंट ने मखाना बोर्ड को तैयार करने के लिए 475 करोड़ रुपीस भी यहाँ पर दिए हैं। मखाना को हम ब्लैक डायमंड के नाम से और फॉक्स नट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। तो 8 पोषण माह के अंदर सशक्त नारी सशक्त परिवार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई थी। इस प्रोग्राम को रन करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसे रन करता है। इसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ पे जो प्री डायबिटिक हैं या शुगर की टेस्टिंग करनी है, बीपी की टेस्टिंग करनी है, कैंसर की टेस्टिंग करनी है और नॉर्मल जो चेकअप्स हैं वो किए जाते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये कैंप लगाया गया था। नेक्स्ट है दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नायाब सिंह सैनी। इन्होंने दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना, जो कि एक वेलफेयर स्कीम है, इसकी शुरुआत की है। इसके अंदर मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के दिन इस स्कीम की शुरुआत की गई है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर हर महीने 2100 रुपये 2100 रुपीज पर मंथ हरियाणा की महिलाओं को दिया जाएगा, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, और जिनकी एज 23 से लेकर 60 ईयर्स के बीच की है और उनकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2100 रुपये पर महीने यहाँ पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस था हमारे देश में जो हमारे देश को एज अ एंटरप्रेन्योरशिप हब तैयार करना है, ग्लोबल हब तैयार करना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारे देश के जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 16 से 25% तक बढ़ा है, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब जीएसटी से संबंधित जो शिकायतें होती हैं उसके लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस एपेलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना 25 सितंबर 2025 में की गई है, 24 सितंबर 2025 में की गई है नई दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर संजय कुमार मिश्रा।
ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर तैयार की गई है। ठीक है। इसकी जो प्रिंसिपल बेंच होगी वो नई दिल्ली में होगी, बाकी सभी राज्यों में भी आपको एक एक बेंच देखने को मिलेगी। हर एक बेंच में 2 जुडिशियल मेंबर होंगे, एक सेंट्रल टेक्निकल मेंबर होगा और एक स्टेट टेक्निकल मेंबर यहाँ पे शामिल किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। इससे क्या होगा, जो स्मॉल और लार्ज टैक्स पेयर्स है उनकी जो शिकायतें हैं और जो भी डिले हो रहा है, अनड्यू है, उसकी शिकायतों को सॉल्व करने में मदद होगी। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि हमारे ही देश की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके 7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को रांची से हमने लॉन्च किया था 23 सितंबर 2018 में। इसके अंदर पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपए का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप टर्सरी और सेकेंडरी हॉस्पिटल में अपना इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। तो ये थी हमारे 4 महीने की स्कीम। जो मैंने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे वो कवर किए हैं। बाकी डिटेल के लिए आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, और भी डिटेल अगर आपको पढ़ना है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।